नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। सरकार और विपक्ष में जमकर वार पलटवार देखा गया। किसान, गिरदावरी और आवारा पशुओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी पर हम भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सरकार और विपक्ष के बीच जमकर तकरार दिखी। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तंज कसते नजर आए। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, जिसमें तीखी नोकझोंक देखने को मिली। गृह मंत्री अनिल विज और नेता प्रतिपक्ष में तकरार साफ दिखी। जैसे ये हमें उठा के फेंकते थे, वैसे आप भी इनको उठा के फेंका करो। ये तो बढ़िया रहे, जब इनका मौका था ये हमें उठा के फेंकते रहे। अब ये अपोजिशन में आए, अब आपसे प्यार की बातें करके टाइम ले रहे। पुराने मित्र हैं ये, लेकिन ये समझे, ये सदा ये शब्द में विपक्ष में ही हूँ, खड़ा ही रहना है। और विज साहब की बात बिल्कुल ठीक है। इसी सीट पे बैठते थे जिस पे मैं बैठा, और यहाँ से मार्शल आते थे और मार्शल आकर के विज साहब को उठा करके ले जाने की कोशिश करते थे। ये तो इनको हमारा धन्यवाद करना चाहिए। मार्शल आते थे और हम आकर के खड़े हो जाते थे, विज साहब को हाथ नहीं लगाओगे, और हम ही विज साहब को उठा के ले जाने से बचाने का काम करते थे। लेकिन विज साहब उस परंपरा को आप मत निभाना। भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा में डाडम खनन मामले पर एडजर्नमेंट मोशन को कॉलिंग अटेंशन में बदलने पर नाराजगी जाहिर की। सदन में किसानों के मुआवजे के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम ने कहा कि फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ मिला है। सिर्फ क्या नाम अखबार में ये दिखाने के लिए सरकार का है कि हमने मुआवजा दे दिया, क्योंकि मौके पे वो जो 10% 20% मुआवजा भी नहीं है। 30-32 गांव जो है ना, मैम के अंदर 35 गांव हैं, उसमें मात्र 14 गांव। कहां का न्याय है ये? कहां का न्याय? ये बहुत चिंता का विषय है। तो सरकार को जो बात करती है उसका पूरा उस किसान की भलाई के लिए वो करना चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस संज्ञान लेते हुए दोबारा से स्पेशल गिरदावरी और जो अधिकारी गलत रिपोर्ट सरकार का आंकड़ा देते, जिससे सरकार की छवि खराब होती है, उन पटवारी उनके खिलाफ, गिरदावरों के खिलाफ जो उनके स्पेशल एक्शन लेना चाहिए। प्रदेश के 12 जिलों के स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करेंगे। 600 लगभग 61.9 करोड़ रुपया ऑलरेडी पूरे प्रदेश में डिस्पेंस हो चुका है। जींद, यमुनानगर 2 जिले हैं जिनकी रिपोर्ट समय पर नहीं आई थी। जैसे रिपोर्ट आएगी लगभग 150 के आसपास करोड़ रुपया उसका भी डिस्पेंस कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सदन में बेसहारा पशुओं का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि गाय हमारी माता है, तो हम शुरू से बचपन से छोटे से सुनते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है और पूजनीय है और हम उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन जिस समय ये गाय या गौवंश कूड़े के ढेर को खा रहे होते हैं, या बायो वेस्ट जो है उसको खा रहे होते हैं, या गंदगी के ढेरों में कहीं इधर उधर जा रहे होते हैं, और ये पशु जिस प्रकार से जान माल का खतरा इस तरह से बना हुआ है, और बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार और समाज मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। मैं सड़क गायों का जो अनुपयोगी बच्चे या बैल ये बूढ़े होते थे, उनका दूसरे प्रदेशों में ले जा करके वध हो जाता था। हमारी सरकार बनने के बाद सख्त कानून बनाया, और दुर्भाग्य से समाज ने उन अनुपयोगी पशुओं को घर में रखने की बजाय सड़कों पर छोड़ना शुरू कर दिया। गाय हमारी आस्था का केंद्र है, और जिस प्रकार से सड़कों पर, खेतों में बेसहारा वो घूम रही है, उसकी चिंता की जानी चाहिए। अब सबका सब सरकारी सहायता पर ही निर्भर नहीं किया जा सकता।
वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के तमाम आरोपों पर चुटकी ली और कहा कि आरोप लगाना विपक्ष का काम है। विपक्ष की बात है, एक रटा रटाया उनका एक फॉर्मल सब कुछ पहले से आउटलाइन बनी होती है, उसी में जो उन्होंने नाम भरना होता भर के और आगे बोल देते हैं। सदन में दिन भर पूरी कार्यवाही के दौरान सरकार और विपक्ष में एक दूसरे पर भारी पड़ने की कशमकश जारी रही। एक तरफ जहां विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री हर वार पर पलटवार करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा के बजट सत्र पर दूसरे दिन पर आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज क्या कुछ रहा, कितना हंगामा दिखा और किन किन मुद्दों पर कितनी सार्थक बातचीत हुई, यही जानने की हम कोशिश करेंगे इस पूरे डिबेट के दरमियान। डीपी कौशिक है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी। विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी के तौर पर जुड़ गए हैं। प्रोफेसर जेएस नैन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और प्रवक्ता कांग्रेस वेणु सिंगला हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक एक करके आ जाऊंगी। कौशिक साहब, विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहीं लग रहा है कि हम जो कहते थे कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, एक के बाद एक मुद्दे गिना रहा है विपक्ष। विपक्ष ठीक है, अपनी भूमिका निभाता है, निभानी भी चाहिए। एक अच्छा विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो हो जो जनता को लगे, सरकार को भी लगेगा यार वही जायज मुद्दे हैं, इनको निपटाना चाहिए। अभी गाय का जो हमारी जो पशु है हमारे जो रोड पे घूमते हैं, ये मुझे लगता नहीं मुद्दा आज का तो है कि बहुत पुरानी बात है। ये तो है नहीं कि 7 सालों में गाय रोड पे आ गई। ये जो इसमें देखो सरकार का योगदान तो जरूरी है ही है। सरकार के साथ साथ हम लोगों खुद का भी एक वो अपना दायित्व बनता है कि इस तरह की, जैसे हम लोग गाय का दूध निकाल कर गाय को बाहर छोड़ देते हैं खुले में, बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जिनको चोट चाट लग जाती है तो कुछ लोग छोड़ देते हैं उनको। तो एक सामाजिक बुराई है जिसको समाज को भी इसको सोचना चाहिए। सरकार का दायित्व बनता है इसमें कौन सा रहेगा। इसलिए हम लोगों ने कानून भी बहुत अच्छे बनाए हैं, आपको पता भी होगा। बहुत सारी गौशालाएं भी खोली है, गौशालाओं के लिए बजट भी अच्छा किया गया हुआ है। और अब तो सरकार ने ये भी किया कि कोई भी गाँव जहाँ भी गाय इस तरह घूमती है वो जमीन दे सकता है, तो उसकी 85 जमीन है, उसका किराया भी 1 साल तक दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो कानून अच्छे बनाए हैं, सुविधा भी गवर्नमेंट कर भी रही है। फिर भी देखिए इस चीज में मैं ये नहीं मानता कि ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो पालतू पशु है, ये जो बेसहारा पशु है रोड पर आते हैं, तो इसमें तो हम लोगों के साथ साथ सरकार का दायित्व बनता है। और हम लोग इसमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसको पूरी अच्छी तरह से निजात दिलाएंगे इस काम से। और बाकी तो जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो अभी देखा जाएगा सरकार के सामने कैसे पेश करते हैं, कैसे और है क्या। वो जरूरी है कि विपक्ष इतना मजबूत हो गए, वो ये नहीं कि अपनी बात रखने से पहले वॉकआउट कर जाए। ये विपक्ष की जो है ना खासतौर पर कांग्रेस कल्चर देख, लेकिन वॉकआउट के मूड में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, बहुत होमवर्क करके आई है। वेणु सिंगला जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आज जो बजट का सत्र इस बार है उसमें प्रदेशवासी बजट के जरिए देश में सर्वाधिक जो बेरोजगारी आज है, आज जो कमर तोड़ महंगाई है, डूबती हुई अर्थव्यवस्था है, आर्थिक तंगी है और जो कर्ज का बोझ है, उससे हमारे प्रदेशवासी अपनी सरकार से राहत मांग रहे हैं। और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पिछली बार की बजट की जैसे जो घोषणा हुई थी वो भी मैं आपको एक बार डिटेल बता देती हूँ, और उसमें घोषणाएं ही रह गई लेकिन सरकार उसमें अमल नहीं कर पाई। तो कुछ घोषणाएं मैं आपको बताऊंगी और मैं जवाब चाहूंगी अपने बीजेपी के प्रवक्ता भाई से कि उन्होंने इनमें से किन घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश की। देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,55,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट की घोषणाएं कितनी पूरी हुई, एक तो सरकार यह क्लियर करे। बजट में गुरुग्राम व पिंजौर में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई थी, वो कहाँ है? साल में 50,000 नौकरियां देने की बात की गई थी, वो कहाँ है? कहा था कि 9वीं से 12वीं तक
मुफ्त शिक्षा मिलेगी, 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे, सरकारी स्कूल्स को 700 करोड़ से डिजिटल क्लासरूम व टैबलेट की व्यवस्था जो कि उस वक्त घोषणा की गई थी और कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी, लेकिन सरकार वो पूरा नहीं कर पाई। बहुत अफसोस की बात है, बच्चों को बहुत पढ़ाई में नुकसान झेलना पड़ा। एमडीयू व केयू में केजी से पीजी तक की होगी शिक्षा। तो इस तरह के ये सवाल आज हरियाणा आपसे पूछ रहा है, आपसे इनके जवाब मांग रहा है। और आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि योजनाओं को कि 5 एकड़ प्रति परिवार तक की कुल भूमि वालों को 6000 रुपया वार्षिक मदद, किसान मित्र, हर खेत स्वस्थ खेत योजना, 1000 किसान एटीएम, 100 बायोगैस प्लांट, नई सिंचाई योजना। कहाँ है ये सब घोषणाएं? तो आज जनता आपसे जवाब मांग रही है और उम्मीद करती है कि जो आने वाला बजट है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं युवा और किसान सबसे ज्यादा परेशान है हमारी सरकार से। वैसे तो हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग दुखी है, लेकिन आज जो खास मुद्दे मैंने गिनवाए, सबसे पहले मैं आपसे उनका जवाब चाहूंगी और उसके बाद फिर मैं जो हमारी विपक्ष की भूमिका है वो भी बताऊंगी आप। ठीक है, विवेक चौधरी जी जवाब। अनामिका जी, आज कहीं ना कहीं सदन के अंदर जो देखने को मिला वो ही परंपरा जो पुरानी चलती आ रही है, इल्जाम और झूठे लोगों को बरगलाने का जो इनका तरीका पुराना चलता आ रहा है, वही करने का काम आज भी सदन में किया गया। आज मैं कांग्रेस के हमारी प्रवक्ता साथी को बधाई देना चाहूंगा कि एक परंपरा इन्होंने जरूर छोड़ी। जो वॉकआउट करने का काम ये बारी बारी करते थे, आज वो नहीं हुआ, पर अगले दिनों में देखने को मिलेगा। आज कहीं ना कहीं इन लोगों के पास कोई मुद्दा हो तो बताए। ये कहते हैं बारी बारी मुआवजा नहीं मिला, बेरोजगारी, अरे काम सभी चीजों पे चल रहा है, सभी काम किए जा रहे हैं। वेणु जी बहुत डिटेल से बताने का काम कर रही थी, ये हुआ वो हुआ, पढ़ के बताने का काम कर रही थी। आज वेणु जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कोई असल मुद्दा आपके पास हो तो बताइए। आज बताइए, आप पहले इन मुद्दों को मैं आपको बता रहा हूँ, आज एक असल मुद्दा, मैं आपकी बारे में बीच में नहीं बोला। मैं वेणु जी, ये आपकी पार्टी की परंपरा है, बीच में लोग जो करना, आप ये डिबेट चल रही है, आप अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। प्लीज आप बोले, आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये डिबेट चल रही है, डिबेट के अंदर डिबेट की मर्यादा को बनाए रखिए। मैं आपकी बारे में नहीं बोला, ये आपकी पार्टी में चलता होगा ऐसे बोलना। आज कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे होने चाहिए थे या इनके पास कोई कमी होती सरकार की तरफ से तो ये बोलते। आज कहीं जो भी सरकार कार्य कर रही है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जो भी इन्होंने सवाल उठाए इनको बराबरी जवाब भी मिले। रघुबीर कादियान जी का अगर मैं जिक्र करूं, उन्होंने एक इल्जाम लगाने का काम किया। जब उनको पूछा गया कि आप नाम बताइए और यही कार्रवाई होगी तो वो घूमने का काम उन्होंने किया। आज इसी तरह की इनकी मानसिकता हो गई है, सिर्फ इल्जाम लगाना और इल्जाम लगा के भागना। आज आप बताइए कि अगर आप कोई इल्जाम किसी के ऊपर लगा रहे हैं, किसी अधिकारी के ऊपर लगा रहे हैं, आप उसका तथ्य लेके आइए, तथ्य के साथ बात कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता को बरगलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। अगर इन्होंने इतने विकास कार्य किए होते और इतने ये हरियाणा प्रदेश के हितैषी होते तो आज सरकार में होते, लगातार 2 बार से इस सरकार से बाहर न होते। वेणु जी से मैं बारी बारी कहता हूं कि आप बताने का काम कीजिए, क्या आपकी ऐसी 5 उपलब्धियां थी जो आपकी सरकार ने किया। आज सरकार के ऊपर टोका टिप्पणी करने से पहले सरकार के जो अच्छे कार्य हैं उनकी सराहना भी कीजिए। आज ये कहते हैं कि बायोगैस प्लांट नहीं लगे, ये नहीं लगा, गायों का जिक्र करते हैं। केजी से पीजी जनाब तक आप का तो जिक्र, बताइए आपने क्या किया अपने समय में। हम तो बहुत अच्छे। विवेक जी, जो उन्होंने पिछले बजट का जिक्र किया उसका भी जवाब दे दीजिए। बता रहा हूँ, बहुत नहीं, पिछले बजट का जिक्र जो किया, पिछले बजट पे अमली जामा पहनाने का काम सरकार ने किया। ये तो इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। अनामिका जी आज इल्जाम कुछ भी लगा दीजिए, आप कोई फैक्ट लेके आइए, फैक्ट के साथ बात कीजिए। फैक्ट के बिना बात करने का तो कुछ नहीं है, ये बोल के यहां से चले जाइए, आपके पास कोई फैक्ट है नहीं। फैक्ट के ऊपर वेणु जी एक बात कही है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं और इसी तरह सदन के अंदर भी जवाब निरंतर मिले, जो जो इन्होंने सवाल किए उसके जवाब इनको मिले।
इनके नेताओं ने भागने का काम किया। जब इन्होंने आरोप लगाने का काम किया अधिकारियों के ऊपर कि अधिकारी रिश्वत लेते हैं और ये कहते हैं वो कहते हैं, तो उसका जब दुष्यंत जी ने जवाब पूछा कि आप नाम बताइए, अभी कार्रवाई कराने का काम करेंगे, तो उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषण। अगर वेणु जी के पास कोई मुद्दा है, जो मुद्दा असल में फैक्ट्स के साथ है, आप लेके आइए। नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस वाली बात ना कीजिए। आज अगर आपके पास कोई असल में मुद्दा है तो आप बताइए क्या मुद्दा है। मुद्दा कोई नहीं है, सिर्फ बातें घुमानी है और लोगों को बरगलाना है। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन वाली बात पे वेणु जी आऊंगी आपके पास, और आप इनके जवाब से कितनी संतुष्ट हो इसके लिए भी आऊंगे। पहले जरा नयन साहब से एक विश्लेषण ले ले हम। आज दूसरे दिन को देखा आपने, बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा। नयन साहब, आपको क्या समझ में आया, क्या चल रहा है सदन में, प्रदेश के हित में? ऐसा है कि जो बजट सेशन होता है जी, ये राज्यपाल के भाषण से शुरू होता है, और राज्यपाल का जो भाषण है वो राज्यपाल सिर्फ पढ़ता है। उसमें सरकार की पॉलिसीज होती है और सरकार ही उसको तैयार करती है। बिल्कुल। और इस प्रकार से आज उस पर डिस्कशन शुरू हुआ। उसमें रूलिंग पार्टी के एमएलए भी और जो अपोजिशन पार्टी के एमएलए भी वो अपने अपने विचार रखते हैं, और इसमें केवल वो अपने विचार नहीं रखते बल्कि अपने इलाके की जो समस्याएं हैं उन पर भी वो बताते हैं कि हमारी ये समस्याएं और ये दूर की जाएं। तो आज जो खुलकर दो चीजें आई, एक है आवारा पशुओं की बात, और आवारा पशुओं की बात वाकई ही बहुत ही सीरियस है इसमें, क्योंकि आमतौर पर आवारा पशु हर शहर में घूमते रहते हैं और उसका रिजल्ट यह है कि बहुत सी डेथ हो जाते हैं। कोई मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट होता है, किसी का कार में एक्सीडेंट होता है, और कई जानें इसकी वजह से जाती हैं। जब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को इसके बारे में कहा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करते। पशु भी खुद चोटिल होते हैं, लेकिन सदन में वित्त साहब का ये कहना, या यहाँ डीपी कौशिक जो कह रहे हैं कि एक सामाजिक बुराई है। वित्त साहब को सुना आपने, हमने रिपोर्ट में भी उनके इस बयान को लगाया था कि बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन हर चीज सरकार पर नहीं छोड़ी जा सकती। इस पर भी बोलिएगा। हाँ बिल्कुल, उसके लिए जरूरी है कि जो एनजीओ हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो भी आगे आए। हाँ। उसको भी आगे आने चाहिए, क्योंकि अकेली सरकार नहीं कर सकती। आमतौर पर हमारी ये एक मानसिकता बन चुकी है कि सब काम सरकार करेगी, छोटे से लेकर बड़े तक, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार भी इसके लिए कानून बना हुआ है, सरकार भी काम कर रही है, गौशालाएं खोली हुई हैं, सरकार मदद करती है, बजट में भी प्रोविजन होता है, परंतु इसके साथ साथ जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए और वहां पर जाकर, ताकि प्राइवेट लोग आकर इनकी मदद करें और इनको पशुओं को पकड़ें, और जिससे ये एक्सीडेंट वगैरह जो है ना दूर हों। तो वाकई ही एक बड़ी समस्या है, परंतु सरकार और अपोजिशन दोनों को, यानी प्राइवेट लोगों को मिलकर इसका समाधान करना होगा। ये बहुत से लोगों की जान इसमें जा चुकी है, और इतना बुरा हाल है कि गायें जो हैं वो कहीं पॉलीथीन खा रही हैं, इतनी आवारा उसमें, और कहीं पर जाकर वो कूड़े करकट में मुंह मारती हैं, इतना उनका बुरा हाल है। तो जरूरी है कि उनके बारे में सोचना चाहिए और उनका व्यवस्था करनी की जरूरत है। बल्कि एक और चीज कहूंगा कि एक नील गाय है, वो नील गाय इतनी खतरनाक है कि किसानों की फसल को भी उजाड़ती है और वो एक्सीडेंट भी करती है। इतनी तेज रफ्तार से वो दौड़ती है कि आम लोगों को पता ही नहीं लगता है किस समय वो एक्सीडेंट कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी है कि ये आज मुद्दा विधानसभा में उठा और इस पर इसका कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी हो जिसमें एमएलए भी हो और वो इस चीज का पर विचार करें, और जब भी कोई ऐसी समस्या है उसका पूरी समाधान किया जाए। गांव में भी गौशालाएं खोली जाएं और शहरों में भी गौशालाएं खोली जाएं, और उनकी सरकार भी मदद करे और प्राइवेट लोग भी आगे आकर उसकी मदद करें। और दूसरा मुद्दा जो आया है किसानों की गिरदावरी का, क्योंकि पिछले दिनों में काफी बारिश हुई और ओले पड़े, जिसकी वजह से किसानों की फसलें जो हैं काफी बर्बाद हो गई थी। और जब बर्बाद हो गई तो उसकी वजह से उनको गिरदावरी की जरूरत थी, और ताकि उनको मुआवजा मिल सके। तो आज ये मुद्दा भी वहां पर आया है कि किसानों को गिरदावरी नहीं हुई, उनको मुआवजा नहीं मिला। यहाँ पर भी सरकार को आगे आना चाहिए, और क्योंकि किसानों के लिए बड़ी समस्या है, उनको बीज की समस्या है, डीजल उनका महंगा हो गया है, उनके लिए पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम है, वो बिजली का बिल भरते हैं। तो इसलिए
किसान की आय इतनी नहीं है जितनी कि हम समझते हैं। वास्तव में 90% किसान आज कर्जदार है। सिर्फ 10% किसान है कि जो कर्जदार नहीं है, वो लोन लेते हैं, इसलिए वो सुइसाइड करते हैं। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि किसानों की ये समस्या हल की जाए। वो आंदोलन वैसे नहीं करते, उनकी वास्तव में समस्या होती है, उनके पास है नहीं, और खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। तो इसलिए सरकार को किसानों की जो समस्या है उस पे आगे आना चाहिए। और भी बहुत सी जो चीजें हैं वो आज विधानसभा में आई और आगे भी आएंगी। इसमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, क्योंकि रूलिंग पार्टी को ये महसूस नहीं करना चाहिए कि अपोजिशन पार्टी ने क्वेश्चन पूछे। उनका काम है, वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो सरकार को घेरेंगे। तो इसलिए ये मानना कि सरकार से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सरकार इसके लिए उनको ये कहे कि इनको तो बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी स्टेटमेंट भी आज मैंने देखी है कि हमारा जब पीछे सरकार होती थी वो अपोजिशन वालों को बाहर फेंक देती थी, और अब इनको साथ भी वैसा करना चाहिए। ऐसी जरूरत नहीं है। हमें अपोजिशन पार्टी से भी कई चीजें जब वो बोलते हैं, कई अच्छी सुझाव देते हैं, उससे सरकार को कई बार अपना में मदद मिलती है, उनसे सहायता मिलती है। इसलिए अपोजिशन को टाइम मिलना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। मैं दोबारा लौटूंगी। डीपी कौशिक जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार नहीं, बात पूरी कर लीजिए नैन साहब, बात पूरी कीजिए। तो सरकार भी जो है वो पूरी तैयारी से है। जब भी कोई अपोजिशन का व्यक्ति या कोई एमएलए कोई क्वेश्चन पूछता है, उसके जवाब के लिए वो तैयार है। 3-4 मंत्री कम से कम इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि जब भी कोई घेरने की कोशिश करता है सरकार को, तो उसका जवाब देते हैं। और वो कभी भी यानी देना चाहिए भी, इसीलिए तो सवाल पूछे जाते हैं। जो सरकार में बैठा है वही जवाब देगा, और केवल जवाब ही नहीं, समाधान भी देना होगा पूरी तरह। बिल्कुल। चले मैं आ जाऊंगी दोबारा। डीपी कौशिक साहब, नैन साहब की बातों पर। नैन साहब की बातों पर देखिए, जिस तरह हमारे नैन साहब ने बातें बताई, ऑब्वियसली ये सब चीजें अच्छे सदन में होनी भी चाहिए। और हम लोग को पता है कि भारतीय जनता पार्टी तो संस्कारिक पार्टी है और हम लोग विपक्ष का बहुत ध्यान रखते हैं। बेसिकली पहले की तरह जैसे नैन साहब ने बताया कि अपने वो कमांडो बुलाकर उठाकर फेंक देना, ये कर रहा है पहले की सरकारों में, पर भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का संस्कार नहीं है। वो विपक्ष की बातों का पूरा जवाब देगी और सुनेगी। वो विपक्ष का पूरा टाइम देने का सरकार ऐसे पहले भी करती आई है, आगे भी करेगी। ऐसी विपक्ष बिल्कुल चिंता न करे। रेणु जी को बताऊंगा, रेणु जी जितनी बातें गिनवाई है, विपक्ष का हम बहुत ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। किरण चौधरी को थोड़ी शिकायत है कि 19 कॉलिंग अटेंशन में लेकर आई, 4 बचे हैं, जिसे आपने कहा कि विचाराधीन। वो देखो, एक बार वो तो वहाँ पर रही है, स्पीकर भी रही है, उपाध्यक्ष रही है, तो उनको जो बातें बतानी होती है उनमें से वो लेके क्या आई, उनका कोई मुद्दा ही है। अब 19 में से आ रहा, बताइए, इसका मतलब वो बातें थी नहीं, ठीक है ना। ये तो नहीं है कि सरकार का और भी विधायक उनकी सब बातें मानी नहीं, सदन देख रहा था। तो लेकिन किरण चौधरी का ये कहना है कि जिन सवालों का आपको जवाब नहीं देना, उसे रद्दी की टोकरी में आप फेंक देते हैं गैर जरूरी बताकर। मतलब सदन में ये किया गया और केवल 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर ये कहा गया किरण जी ये विचाराधीन है। हाँ बोलिए। नहीं अनामिका, ऐसा नहीं होता। जो सरकार को लगी, सरकार की जायज बातें लगी उनकी, वो सरकार ने मानी है। अब अनाप मुद्दे तुम लेकर आओगे, टाइम पास करोगे। कौन से थे, थोड़ा हम भी जानना चाह रहे हैं कि वो अनाप शनाप क्या था। ये तो आपने पूरा सदन की कार्रवाई अपने खुद देखी है ना। अगर ये मैं बताने लग जाऊँ मैं बैठ, नहीं वो सारे अनाप शनाप थे या गैर जरूरी रेणु जी चिल्लाएंगे, रेणु जी बहुत कुछ लेकर आई है डाटा, मुझे पता है। उनकी वो एक अच्छी अंदाज बातें बतानी है, क्योंकि देखो कांग्रेस में भी तो आजकल एक चीज जरूर होने लगी, जारी कर आने लगे प्रवक्ता, है ना। ये बात मैं मानता हूँ कि सराहनीय है, पर उन चीजों को करें जरूर, इनको नहीं लगाओ। स्कूलों की बात करें, स्कूल कितने अपग्रेड किए, स्कूलों में कितने अच्छे काम सरकार करवा रही है। आप बेरोजगारी की बात करें, आप महंगाई की बात करें, आप 2 साल में बोले आपने ये करना था वो करना था। 2 साल की स्थिति पूरे देश में आपने देखी, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो रेणु जी इतना आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहिए कि सरकार करेगी, जो हमें वादे किए हम पूरा करेंगे, क्योंकि आपके लिए तो छोड़ जाएंगे। अगर आप तो छोड़ेंगे तो फिर वो बातें आप बनाएंगे एजेंडा, आप उनको डाल दोगे, तो ऐसा मौका नहीं देंगे कि आप आने वाले समय में लोगों को फिर बैठाए जाके जनता के बीच में जाए वोट मांगे।
तो वो मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि 15 साल भी मोदी जी बैठे हैं और हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती जाएगी। ये निश्चित रहिए, जो हमने वादे किए उनको पूरा करेंगे, टाइम से पूरा करेंगे। अभी 3 साल की सरकार है, 2 साल हमारे निकले, इसमें कोई दो नहीं है। ये बहुत ही बेहिज के तरीके से निकले हैं, क्योंकि ये काम करने का समय अब आया है और अब हम करेंगे आपको। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे सवालों का जवाब वेणु सिंगला जी निश्चिंत हो गए आप? देखिए अनामिका जी, पहले मुझे ये क्लियर कीजिए कि इसमें से जो बीजेपी के प्रवक्ता भाई हैं वो कौन है? डीपी कौशिक जी। आप नहीं पहचानते कौशिक साहब को? जिनसे मेरी पहले बहस हुई है वो कौन है? विवेक चौधरी जी, जेजेपी प्रवक्ता। वो जेजेपी प्रवक्ता, ओके, मतलब दोनों भाई भाई है, ठीक है, ओके। क्योंकि मेरा शुरू में कनेक्शन नहीं हुआ था तो मैं नाम नहीं सुन पाई थी, बहुत अच्छी बात है। तो कौशिक जी और विजय जी दोनों बैठे हैं और उन दोनों को जवाब इकट्ठा दूंगी। विवेक चौधरी जेजेपी से, डीपी कौशिक बीजेपी से। ओके 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 ओके। विवेक जी एंड कौशिक जी, बिल्कुल आपने मुझसे अभी एक बात पूछी कि आप फैक्ट्स लेकर आइए और फैक्ट्स पर बात कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपकी सरकार आई थी सत्ता में तो प्रदेश पर 60,000 करोड़ का कर्ज था, जो आज बढ़कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। क्या ये फैक्ट नहीं है? क्या आप इसको मानते नहीं है? क्या कहीं ना कहीं आपकी सरकार की यह कमी नहीं है कि हमारा पूरा प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है? और फैक्ट की बात आप मुझसे पूछते हैं। देखिए, अब आप बोलने दीजिए। नहीं कौशिक साहब आऊंगी, रुक जाइए। छोटा सा पैनल है, सबको ज्यादा मौका मिलेगा। देखिए जवाब बिल्कुल, मैं आप ही के पास आ जाऊंगी, मैं बाद में जाऊंगी विवेक जी के पास। आप रुक जाइए, पहले सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने फैक्ट्स मांगे, वो फैक्ट्स लेकर बात कर रही हैं, सुनना जरूरी है। ठीक है, बोलिए। आप सत्ता में आए, आप महंगाई का मुद्दा लेकर आए कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। आप बताइए उस वक्त गैस सिलेंडर का क्या रेट था और आज के टाइम में क्या रेट है? क्या ये फैक्ट नहीं है? आपने सरसों का तेल कहां से कहां पहुंचा दिया, 200 रुपए लीटर, और वो भी अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जो तेल सड़ गया वो सरकार अब निकाल रही है अपने डिपो में से। और आप कह रहे हैं कि आप टैक्स पर बात नहीं कर रहे हैं, हम महंगाई की बात यूं ही हवा में उछाल रहे हैं। आप बेरोजगारी के ऊपर क्या ये फैक्ट नहीं है कि आज का हमारा युवा बिल्कुल बेरोजगार, और आप 75% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं? देंगे किसे जब आपके पास रोजगार ही नहीं है? आप फैक्ट के ऊपर मुझसे पूछ रहे हैं। आप बताइए, पेट्रोल डीजल जो कि कच्चा तेल, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होने के बावजूद इतनी कीमतें उनकी बढ़ी, तो क्या ये फैक्ट नहीं है? क्योंकि आपने झूठ के दम पर यह सरकार चलाई है और आप उम्मीद करते हैं कि झूठ बोल बोलकर जनता को बरगला दिया जाए। और आप बताइए कि जब किसान भाई हमारा आंदोलन पर बैठा, आपने उनको आंदोलन से 1 साल में जो आपने उनके साथ अन्याय की, बर्बरता की, और फिर आपने झूठ बोलकर उनको वहां से उठा दिया और एमएसपी की गारंटी की बात की, लेकिन आज तक कोई कमेटी गठित नहीं की गई, कोई एमएसपी की बात नहीं है। क्या ये फैक्ट नहीं है? आपने देखा कि आए दिन यूरिया के लिए, डीएपी के लिए कैसे हमारे किसान भाई, महिलाएं तक लाइनों में लगी और कितने उनके साथ अन्याय हुआ, उनको कष्ट मिला। तो क्या आप लोग इस सब को अनदेखा कर सकते हैं? चलिए कौशिक साहब बोलिए। अनामिका जी सुनिए, अब में रेणु जी, पहली बात का जवाब, हम लोग कार में आए तो हम महंगाई पे नहीं आए, हमारे से भ्रष्टाचार पे जो कांग्रेस ने किया था। ठीक है, दूसरी बात, हम बेरोजगारी पे नहीं आए। हम बेरोजगारी आप लोगों ने छोड़ी थी, और आज मैं कहता हूँ जिस हिसाब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मुद्दे हैं उन पर वो काम कर रहे हैं, तो वो शायद ही आने वाले टाइम में जरूर लगेगा, पर आने वाले मैं 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ, आपको ये मौका भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात, आपको शायद याद होगा, आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा किया 60,000 करोड़ का। आप देखिए 2005 में सरकार आई उठा की, उस टाइम 32 लाख करोड़ रुपए कर्जा था हरियाणा के ऊपर, जब उठा दी गए 84 लाख रुपए कर्जा उठा दी हरियाणा पे छोड़ गए थे, और बदकिस्मती से मैं उसी कांग्रेस का हिस्सा था, और आपके इलेक्शन में मैंने बहुत अच्छी वहाँ पे कंपेनिंग की थी। आपके वो रोड की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ ये कि आप उस टाइम के आपके रोडों पर क्या हाल था। आज वीर साहब की वजह अम्बाला के अंदर आप, मुझे लगता नहीं आप गाड़ी से जाते होंगे तो कहीं रोड पर गड्ढे गुड्ढे दिखाई नहीं देते होंगे, है तो फोटो खींच के भेजिएगा मेरे को जरूर। आप कैसे कर सकते हैं आज रोड पे, आज हरियाणा के रोडों की हालत आप देखेंगे ना, आप देखिए फ्लाईओवर क्या हरियाणा के अंदर, कनेक्टिविटी देखिए हरियाणा के रोडों की, पैसा आपने लगाया, आपकी तो भ्रष्टाचार नहीं किया हम लोगों ने, जितना रेवेन्यू आया हमने सरकार ने पूरा हरियाणा प्रदेश को लगाया। ठीक है, महंगाई मानता हूँ मैं,
बेरोजगारी पे भी है, लेकिन इस हिसाब से हम कानून लेकर आए। आप अगर इसमें कोई कोर्ट ऑफ रिट ना करें, हरियाणा प्रदेशों को भला हम जरूर करेंगे, क्योंकि आपको चलता रहा है हमेशा ही उल्टे का साथ देना, ठीक है ना। सीधे तो आप कभी बात करेंगे नहीं, विपक्ष करता ही कभी, मैं तो अपने भी हम भी बात करते हैं, विपक्ष में कोई भी होगा वो अपनी बात रखेगा अपने तरीके से। पर आप निश्चिंत रहिए, आपने जो फैसले दिए उसमें सारे झूठे थे। तो इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ, जो बजट आएगा, हरियाणा की अभी 3 साल की सरकार और बची हुई है, आने वाले 6 भी हमारी बनेगी, तो आपको हरियाणा प्रदेश के लोगों को, हर लोगों को सुविधा देंगे, हर घर में नौकरी देने का सरकार काम करेगी। महंगाई इंटरनेशनल मार्केट की वजह से इंटरनेशनल महंगाई है, ये नहीं कि खाली हरियाणा में महंगाई है, और ये महंगाई आपके टाइम पे रहती है। दूसरी बात, आपने गैस का जिक्र किया, मैं मानता हूँ गैस आपके टाइम में 450 रुपए थी, पर आपको ये भी पता होगा सुबह महिलाएं बेचारी 3 बजे जाके लाइन में लगती थी और 45 दिन में 1 सिलेंडर मिलता था। आज आपके घर में बैठे हुए सिलेंडर आ जाते हैं। आप ये देखिए ना, कितनी बल्क क्वांटिटी, ऐसे ही खाद की बात है, खाद आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, आप ऐसे जो आपके कार्यकर्ता थे, बीच में नहीं, वेणु जी रुक जाइए। ऐसे नहीं कि दर्शकों को समझ में ही ना आए। ठीक है कौशिक साहब, जल्दी कंप्लीट कीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ। अगर हम खाद की बात कर रहे हैं, देखिए खाद आप क्या करते हैं, आप अपने चढ़ने वालों को डिस्ट्रीब्यूटर दे देते थे, वो लोग खाद का इतना स्टॉक करते थे कि उसको महंगे रेट में बेचते थे। आज वो नहीं है। आज सरकार ठीक है, आपने कहा एक बार थानों में मिली, उसके बाद आज इतनी अवेलेबिलिटी है, जिसको भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है सरकार के जरिए, आप मान लीजिए। और ये टेक्निकल डाटा ये अनिमिका जी बता देगी, किसी को खाद की कमी नहीं है प्रदेश के अंदर, जी अनिमिका। ठीक है, इनकी कोई बात का जवाब अगर विवेक चौधरी जी आपको देना है तो फिर मैं वापस आगे बढ़ू, नहीं तो विवेक जी। अनामिका जी, वेणु जी ने फैक्ट्स तो बताने का काम किया, पर इनके नेताओं की तरह गलत फैक्ट्स बताने का काम किया। वेणु जी, जिस टाइम 2014 में आपकी सरकार गई, उस टाइम हरियाणा प्रदेश के ऊपर 99,000 करोड़ का कर्जा था। आप गलत ना बताइए, मैं फिर से कहूंगा, लोगों को भ्रमित करने का काम न कीजिए। और उस टाइम हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने वेणु जी बीच में टोकने का काम मत कीजिए। वेणु जी, आपकी पार्टी नहीं है ये, आपका पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं है, आप डिबेट में बैठे हैं, बीच में टोकने का काम ना कीजिए प्लीज। आप सुनने का काम कीजिए। आपकी बारे में मैं नहीं बोला, आप झूठ कुछ भी बोलते गए, मैंने आपको नहीं टोका। मैं आप बोल रहा हूँ तो बोलने दीजिए, सुनने का काम कीजिए, गलत बात नहीं चलेगी। आज कहीं ना कहीं ये बातें तो आज कहीं ना कहीं ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ये नहीं बताने का काम कर रहे कि हरियाणा प्रदेश के आप किसी भी जिले को दूसरे जिले से जोड़ने की जब बात करते थे, आज आप देखिए हर जिले को दूसरे जिले से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया। और सड़कें जो हैं, उन सड़कों पे 4 लेन से नीचे कोई एक जिला बताने का काम करें जो ना जुड़ रहा हो, आपस में 4 लेन से जोड़ने का काम हरियाणा प्रदेश ने किया, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया। इनके टाइम पे एक नेशनल हाईवे था जो दिल्ली से अमृतसर जाता था, वो ही कंप्लीट नहीं होके दिया, उसी पे रोज एक्सीडेंट्स होते थे। कभी कहते थे ठेकेदार भाग गया, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना। आज हर एक जिले के साथ कनेक्टिविटी 4 लेन की करने का हमारी सरकार ने काम किया। आज ये एमएसपी की बातें करते हैं। एमएसपी मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये अपनी सरकार में कितने, जो इनकी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार राजस्थान और पंजाब के अंदर थी, कितनी फसलों पे एमएसपी देने का बात करते थे। आज यूरिया और डीएपी की जो ये कहते हैं ब्लैक होती है, वो आप बताइए ना कहां पे ब्लैक होती है। यहाँ ब्लैक के ऊपर कार्रवाई करने का काम तो वेणु जी किया जाता है, आपके नेताओं की तरह ब्लैक कराने का काम नहीं किया जाता। अगर कोई फैक्ट आप रखते हैं तो उसको फैक्ट को सही लेके आइए, जनता को बरगलाने का काम ना कीजिए। अनामिका जी, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, मैं कहूंगा कॉल को नहीं विवेक जी, अब नहीं बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लुभावनी बातें हैं, लोगों को बरगलाने का काम है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पहुंच गया है, ये सारे देश और दुनिया अच्छी तरह से देख रही है। आज आपने अंबाला कैंट के अंदर जहां से आप चुनाव लड़े थे, और मैं ना आपके ऊपर पर्सनल वो करूं,
तो आपकी चुनाव में क्या स्थिति थी और किस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर आपकी क्या स्थिति थी, उसको भूलना नहीं चाहिए। लोगों ने आपके 10 साल का कार्यकाल देखा, किस तरह से भ्रष्टाचार फैलाने का आप लोगों ने काम किया। उसी भ्रष्टाचार को साइड में रखते हुए लोगों ने जेजेपी बीजेपी को सरकार में आने का मौका दिया। आज कहीं ना कहीं उस चीज को देखते हुए आप लोगों को जो बौखलाहट हो रही है, उस बौखलाहट के कारण ही आपके नेता कुछ कुछ बातें करते हैं। आप ये तो बताइए कि क्या आप कौन सी पार्टी की तरफ से हैं? आप भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की तरफ से हैं, आप शैलजा जी की तरफ से हैं, आप कुमारी किरण चौधरी जी की तरफ से हैं, आप सुरजेवाला जी की तरफ से हैं? कांग्रेस की भी तो कहीं गड़बड़ है। आज कहीं ना कहीं उन चीजों को नकारते हुए आप सरकार के ऊपर लाछन लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार के अंदर कोई कमी है तो उसको बताइए, ये झूठे फैक्ट्स यहाँ लेके मत आइए। अगर आपके पास असली कोई फैक्ट है तो वो लेके आइए। ठीक है नैन साहब, काफी हेल्दी डिबेट यहाँ पर दिख रही है। बातचीत अगर इसी तरह से मुद्दों को लेकर होती रहे। सुन नहीं रहा कुछ। विवेक जी का ऑडियो आप जरा चेक कीजिए, वो पैनल को सुन नहीं पा रहे हैं। हम देख रहे हैं विवेक जी, इससे पहले मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, उससे पहले आपकी ऑडियो ठीक हो जाएगी। नैन साहब, अच्छी बात है, ये एक सार्थक चर्चा है सदन के भीतर भी और सदन के बाहर। यहाँ इस डिबेट में भी अगर लोगों के मुद्दों को लेकर इस तरह से आपसी खींचातानी हमें देखने को मिले, ठीक है, वार पलटवार सही मुद्दों पर बात हो रही है। यहाँ भी मैं देख रही थी कि तीनों ने कर्ज को लेकर एक दूसरे पर फैक्ट को लेकर बात की कि हम फैक्ट बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग अमाउंट बताया गया। किसने डुबा दिया प्रदेश को कर्जे में? नैन साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जब भी कोई सरकार आती है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सरकार है उसका मेन काम होता है जनता का कल्याण करना। तो अगर ये कहा जाए कि ये सरकार 7 साल से और इसने कुछ काम नहीं किया तो ये तो गलत बात होगी। काफी काम हुए हैं, कमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कमियां नहीं है, कमियां हैं, परंतु काफी काम के। जहाँ तक हाईवे की बात हो रही थी, मैं सुन रहा था कि जितने भी गलत है। हाँ बिल्कुल, अगर जितने हाईवे इस सरकार में बने इतने तो पिछले 20 साल में भी नहीं बने हैं। और ना हरियाणा में, ये नहीं कि केवल हरियाणा में बल्कि ऑल इंडिया में, यानी इस काम के सेंट्रल गवर्नमेंट के मैं बता रहा हूँ कि 3 काम वो हैं जो पहले कभी नहीं हुए। एक काम डिफेंस के मामले में जो इन्होंने किया वो कहीं नहीं हुआ, और हाईवे जितने इस सरकार के मामले उसमें बने हैं इतने पहले कभी नहीं बने। और इंटरनेशनल जो देश की एक ख्याति बनी है, एक फेम बनी है इंटरनेशनल लेवल पर कि आज यूक्रेन में इंडिया का झंडा लेकर लोग निकलते हैं कि इंडिया का झंडा है तो कोई नहीं टोकेगा। तो इसलिए 3 काम इम्पोर्टेंट है। काम किए हैं गवर्नमेंट ने, ऐसी बात नहीं काम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करी है, हरियाणा गवर्नमेंट भी कर रही है, परंतु कमियां हैं। कमियां जैसे कि अभी गिनाई जा रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि अब मैं कल भी बता रहा था इस चीज़ को कि लोग जो है विदेशों में जाना शुरू कर दिया है, नौकरियां नाम की चीज़ नहीं है। हमारा जो बच्चे हैं वो अंधकार में हैं, उनके पास कहीं पर भी यानी कोई चांदना दिखाई नहीं देता। पेरेंट्स बड़े दुखी हैं कि क्या किया जाए। तो इतनी, और जब ये जो किया गया 75% का वो भी पता नहीं लागू होगा, पता नहीं होगा। कोर्ट के पास है, कोर्ट उसको लागू करेगी या उसको रिजेक्ट करेगी, ये कोर्ट के पास है। तो मेन तो प्रॉब्लम आज जो हरियाणा में है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। कोई भी ये इंटरव्यूज नहीं होते, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की सिलेक्शन नहीं हो पा रही और बच्चे जो है ना बहुत निराश हैं। और यही कारण है कि जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलती तो गलत रास्ते पर जाते हैं। कोई हिंसा को अपनाता है, कोई टेररिस्ट बन जाता है, कोई वायलेंस करता है, तो अलग अलग चीज़ें वो करता है। तो इसका मेन कारण यही होता है कि उनको नौकरी नहीं मिलती। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को कोई ना कोई काम मिले, चाहे प्राइवेट सेक्टर में मिले चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में मिले। उनको नौकरी के लिए गवर्नमेंट जो बजट लेके आएगी उसमें कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए जिससे कि बच्चों को नौकरियां मिले। ये हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ रही है। ठीक है सर। वेणु सिंगला जी। दूसरी अभी मेरे भाई विवेक जी कुछ भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो मैं उनको याद दिला दूं कि कोरोना की आड़ में उनकी सरकार में शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, आए दिन पेपर लीक घोटाले होते हैं, अटैची दो नौकरी लो वाला सीन हम देखते रहते हैं। और अभी मेरे भाई नैन साहब ने भी दोबारा से उनको याद दिलाया कि क्योंकि बेरोजगारी है इसलिए इतना क्राइम बढ़ गया है, आज नशाखोरी हमारे हरियाणा में बढ़ गई है। और सबसे मजेदार बात, आपने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 कर दी है ताकि जो युवा है
वो नशे की लत में पड़ा रहे और आपसे रोजगार ना मांगे। खैर, आगे की बात अभी हम आगे चलते हैं। ये तो जो फैक्ट है वो मैंने आपको गिनवाए और वो सच्चाई है और आपको मान लेनी चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि जीरो तो कोई भी सरकार नहीं होती, हर सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, लेकिन जो कमियां है वो गिनवाने का हक आपको हमें देना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आप और अच्छा काम कर सके, तो आप ही की सरकार के लिए अच्छा होगा। दूसरा एक बात और याद दिला दूं कि आपकी मोदी सरकार ने, मीन्स हमारे पीएम की जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार सेंटर में है, विज्ञापन में 2017 से आज तक 2500 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। तो जनता आज इतनी दुखी है, इतनी त्रस्त है, लेकिन आपके खर्चे विज्ञापनों में है। खैर, अभी आप मुझसे कांग्रेस के मुद्दे की भी बात कर रहे थे कि आप कांग्रेस के कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आने वाली है, कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। मैं इन पर नहीं मुद्दों पर आऊंगी। अभी आपने कहा जीरो वाली बात पे मुझे अच्छा लगा। ये इस तरह से अगर ईमानदारी से अगर हम लोग बातचीत करें, बहुत हेल्दी। बिल्कुल, देखिए ईमानदारी आपने कहा जीरो नहीं, आपने सरकार को जीरो नहीं दिया, लेकिन हुड्डा साहब, तो कोई भी सरकार जीरो नहीं, लेकिन हुड्डा साहब देने वाले देते हैं, लेकिन हुड्डा साहब ने कई बार ये कहा कि इस सरकार से हर वर्ग दुखी है, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल दुखी है, तो ये जीरो नहीं तो क्या है? वर्ग दुखी है, हर वर्ग दुखी है, बिल्कुल दुखी है। आप केवल एक सड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी वर्गों की बात क्यों नहीं करते? आप कर्मचारियों की बात करें, व्यापारी की बात करें, दुकानदार की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें। क्या ये दुखी नहीं है? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? दूसरा, एक अभी मेरे भाई ने पूछा कि आप कौन सी कांग्रेस, आप कौन से ग्रुप से हैं? मेरे भाई, मैं कांग्रेस से हूँ, जिसकी प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी है, और उनकी अध्यक्षता में आज हम लोग सब, आपने देखा होगा कल ही हुड्डा जी के यहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें बहन कुमारी शैलजा जी, हुड्डा जी, किरण चौधरी जी, सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर थे। तो हम कांग्रेस पार्टी की बात रख रहे हैं आपके सामने, और किसी भी तरह का कोई ग्रुप नहीं है। हाँ, आप मन घड़ंत, आप उसको अगर डिबेट को लंबा करने के लिए बनाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। खैर, एक सवाल पूछ लूं मेनू जी, मेरा सवाल पूछ लूं पर होगा। सिंगला मैम, बताइए, एक सवाल पूछ लूं। ये जो गुटबाजी का आरोप लगता है आप लोगों पर कि किरण कांग्रेस अलग है, शैलजा कांग्रेस अलग है, हुड्डा कांग्रेस अलग है, और इनके कार्यकर्ता, इनके स्पोक्स पर्सन भी एक तरीके से अलग अलग हैं, ये प्रदेश कांग्रेस ने ध्यान रखा है। जो आरोप लगता है सदन के भीतर जनता के मुद्दे उठाते हुए, इस गुटबाजी या इस आरोप का कोई प्रभाव आप लोग महसूस करते हैं? प्रभाव है ही नहीं तो महसूस कैसे करेंगे? आपने क्या महसूस किया? तो क्या यहाँ कौशिक साहब और विवेक जी चुटकी ले रहे हैं? कि कल आपने मजाक कर रहे हैं दोनों? की जो एक मीटिंग हुई, आपने देखा हमारे सभी नेता उसमें थे, और सभी नेताओं ने इकट्ठे होकर उन मुद्दों को उठाया और आगे वो विधानसभा में उठा रहे हैं। तो किस तरह का ये? तो विवेक चौधरी और डीपी कौशिक क्यों चुटकी ले रहे हैं? वो उनको आदत है चुटकी लेने की, और उनकी सरकार के पास है ही क्या? देखिए, मैंने जो फैक्ट गिनवाए उनको भी नकार दिया उन्होंने, तो जबकि सारी जनता को आप सामने खड़ा करके पूछती थी कि मैंने जो चलिए, आपने फैक्ट की बात की तो एक और सवाल पूछ लेती हूँ मैडम, 101 और। आपने जो कर्ज का जिक्र किया उससे ज्यादा अमाउंट कौशिक साहब और विवेक चौधरी ने बता दिया। फिर आप जब पूछ रही थी आपने कहा फैक्ट नहीं है क्या? ये कैसा फैक्ट है? मान लेती हूँ जो बताया। मैं आज के अमाउंट की बात कर रही हूँ। मान लिया विवेक जी कुछ और आप जो छोड़कर गई हैं वो भी तो जिक्र का हिस्सा होना चाहिए ना। लेकिन आप ये देखिए, दुगना तिगुना अगर वो बढ़ जाता है, अप्रॉक्स की बात अगर हम करें, आज मैं 2 लाख करोड़ कह रही हूँ तो 2 लाख थोड़ी ना, उससे कहीं ज्यादा है। इस पर 3 गुना 4 गुना ज्यादा अगर आपकी सरकार हमारे प्रदेश को कर्ज में डुबो देती है तो क्या यह अच्छी बात है? और उस पर भी आप इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। खैर, अनामिका जी, मुद्दों पर आ रही थी। आज मुद्दों पर आ जाइए। बिल्कुल, मैं मुद्दों पर आऊंगी और बहुत जरूरी है। देखिए, विधानसभा में हम अक्सर देखते हैं कि सरकार का रवैया चर्चा से भागने का होता है, लेकिन हम उनको चर्चा से भागने नहीं देंगे, क्योंकि जो मुद्दे हमारे सामने हैं, जो उनमें खास है, एक तो आंगनबाड़ी का मुद्दा लेकर हम आएंगे। आशा वर्कर्स, आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन उन्होंने किया सड़कों पर, उनकी मांगे नहीं मानी गई। जो एक पुरानी पेंशन की जो स्कीम राजस्थान में भी की गई, हम उसके लिए उनसे बात करेंगे। फैमिली आईडी की आड़ में आप बुढ़ापा पेंशन समेत कई कल्याणकारी योजनाओं में कटौती कर रहे हैं, उसकी बात हम आपसे पूछेंगे। डोमिसाइल के जो आप नियम बदलने की बात करते हैं, इसके अलावा एक सफाई आयोग बनाने की हम मांग रखेंगे। देखिए, गेस्ट टीचर्स, एक्सटेंशन लेक्चरर्स की मांगे हैं, प्रॉपर्टी आईडी, और इस तरह से कितने ही हमारी, और सबसे महत्वपूर्ण जो आज यूक्रेन में हमारे छात्र
फंसे हैं। हम उम्मीद करते हैं सरकार से, उम्मीद नहीं हम गुहार भी करते हैं, हम आपसे मांग भी करते हैं कड़े शब्दों में कि भाई आप पूरे देश के और सबसे ज्यादा हमारी प्रेफरेंस हमारे हरियाणा के बच्चे। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, वक्त कम है, बहुत छोटे छोटे, एक मिनट आना, तो जल्दी समेटिए, 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड मिलेंगे, जल्दी समेटिए। आधे मिनट में कि जो बच्चे वहां से आएंगे उनकी डिग्रीज खराब ना हो, हरियाणा सरकार ध्यान रखे, उनको यहाँ पर एडजस्ट करे, क्योंकि वो मजबूरी में आ रहे हैं और वो बड़ा पॉइंट है, बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। ठीक है विवेक चौधरी, पहले आप बोल दीजिए, फिर कौशिक साहब के पास जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्त लीजिएगा, मुझे 51 पे वाइंड अप करना है। अनामिका जी, घोटालों की बात बारी बारी करते हैं क्योंकि घोटाले करने की इन्हें पुरानी आदत रही है। इन्होंने शराब घोटाले का जिक्र किया, मैं बताना चाहूंगा 9,000 करोड़ जो बजट था उससे ज्यादा एक्साइज डिपार्टमेंट ने गेन करने का काम किया। आज कहीं ना कहीं जो घोटाले इनके समय से चले आ रहे थे उनको रोकने का काम जब माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया और मुख्यमंत्री जी ने किया तो इनको दर्द होता है कि ये क्या कर दिया, ये तो पुराना सिस्टम चला आ रहा था, हमारे भी रास्ते बंद कर दिए। आज कहीं ना कहीं सरकार ने जो कमियां इनके समय से चली आ रही थी उनको खत्म करने का काम किया, तो ये उनको घोटाला बताने का काम करते हैं। आज ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ये मुद्दा वो मुद्दा। मैडम आपके पास कोई मुद्दा होता तो आप बात करते। इन्होंने कहा कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। वेणु जी, मैं आपको पर्सनली जानता हूं, आप भी अम्बाड़ा से, मैं भी अम्बाड़ा से हूँ। आज कहीं ना कहीं वेणु जी खुद कुमारी शैलजा के ग्रुप की हैं, क्योंकि जो भूपेंद्र हुड्डा जी के ग्रुप के थे उनकी तो टिकट कट गई थी और वो आजाद चुनाव लड़े थे और इसके कारण वेणु जी को जमानत जब्त करानी पड़ी। आज कहीं ना कहीं ये लोग वो है जो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं और हरियाणा प्रदेश की इनको कोई फिक्र नहीं है। हरियाणा प्रदेश के को लेकर विवेक चौधरी, नैन साहब ने भी की आप बात ही नहीं कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट की ये बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं आपको अनामिका जी बताना चाहूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे जिस टाइम 75% कानून हरियाणा सरकार ने लेके आने का काम किया उस टाइम इनके नेताओं के पेट में दर्द हुआ। जब कोर्ट में उस पे स्टे लगाई गई तो इन्होंने खुशी मनाने का काम किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे को हटाने का काम किया तो इनके नेता कहते हैं ये तो जुमला है, ये तो हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं जो सरकार अच्छे काम कर रही है उनको नकारने का काम ये लोग करते हैं। नहीं, ठीक है, डीपी कौशिक। देखिए अनामिका जी, कल माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर पर मीटिंग हुई, बड़ी अच्छी बात है। विपक्ष को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि आपको सदन में जाना है तो कुछ तैयारी करके जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बात कुछ नहीं, बहुत तैयारी के साथ आए हैं इस बार। हाँ। नहीं, दुर्भाग्यवश रेणु जी के साथ एक बड़ा हादसा हुआ। हाँ। ये काल हुड्डा ग्रुप की होती तो शायद चित्राजी इलेक्शन नहीं लड़की जीत जाती वहां से। दुर्भाग्य रहा कांग्रेस का। कांग्रेस देखिए एक बात तो मैं मानता हूँ, कांग्रेस हमेशा अपने से हारती है, अपने से हारती है। चलो अच्छी बात है। ऐसे नहीं मैडम, 1 मिनट रह गया, रुक जाइए प्लीज। नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैं अलाउ नहीं करूंगी प्लीज। आपकी बातें देखिए, आपकी बातें अच्छी है और आप हरियाणा के माध्यम से ये मेरी सरकार आपकी बात जरूर पहुंचाऊंगा और जो आपकी शिकायत है हमारी जरूर वो जरूर आप भेजिएगा मेरे को। बाकी हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बेरोजगारी हम लोग मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सरकार मेरा माननीय मुख्यमंत्री मानती है, मेरी सरकार भी मानती है, लेकिन इससे निजात दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी आने वाले टाइम में। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, कानून हम लेकर आए हैं, इसको सही। आपने कुछ नोट किया प्रोफेसर जे.एस. नैन साहब, आपने कुछ नोट किया? कांग्रेस कह रही है, वेणु सिंगला को आपने सुना या आपने जितने भी कांग्रेस नेताओं को सुना कि सरकार हमेशा चर्चा से भाग जाती है। सरकार कह रही है कि इस बार नहीं भागी, लेकिन ये तो हर बार वॉकआउट कर जाते हैं, ये सदन से कांग्रेस भाग जाती है। अच्छी बात है कि दोनों ही चर्चा कर रहे, दोनों सदन में है, कुछ भला हो जाएगा प्रदेश का। नैन साहब। हाँ नहीं, ऐसा है कि ये तो डेमोक्रेसी का एक नियम है कि अगर आप सरकार के साथ सहमत नहीं है तो वॉकआउट कर सकते हैं। ये तो आम आज नहीं, ये सेंटर में भी होता है, पार्लियामेंट में भी होता है, ये तो होता रहता है। परंतु ये जरूरी है कि जहां पर गवर्नमेंट किसी चीज को जवाब देती है तो अपोजिशन अगर कोई क्वेश्चन पूछती है तो उसका जवाब उसको मिलना चाहिए, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव बात होनी चाहिए। और अगर अच्छी बहस होगी तो उससे जनता का भी फायदा होगा, सदन का भी फायदा होगा। मैं आपको एक कंट्री की बात बताता हूँ, स्विट्जरलैंड में, वहां पर बिजनेस लाइक पार्लियामेंट है, एक भी समय वेस्ट नहीं करते हो, अच्छी सजेशन की बड़ी कदर करते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर भी अपोजिशन पार्टी को भी अच्छी सजेशन देनी चाहिए ताकि सरकार को हेल्प मिले, और सरकार को भी उनको वेलकम करना चाहिए। उनकी जो बहस होती है, जो क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब मिलना चाहिए और अपोजिशन को पूरा टाइम मिलना चाहिए। और सरकार का जो नया बजट आएगा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि विषयों पर ध्यान दें। भी रही है सरकार के हर किसानों सेक्टर के लिए भी योजनाएं लानी चाहिए। खुशखबरी लेकर आएंगे जब 8 तारीख को हम बजट का पिटारा खोलेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद पैनल का हिस्सा बनने के लिए और इस तमाम बातचीत को इस पैनल में रखने के लिए। नमस्कार।